प्राचीन भारत की गाथा सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको हजारों साल पीछे ले जाएगी। जब दुनिया के बाकी हिस्से अभी भी अंधकार में डूबे हुए थे, तब भारत की धरती पर सभ्यता का सूरज चमक रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करते हैं। आज से लगभग 5000 साल पहले, जब मिस्र के पिरामिड भी नहीं बने थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर फल फूल रहे थे। ये शहर इतने व्यवस्थित थे कि आज के मॉडर्न सिटी प्लानर्स भी इनसे सींच ले सकते हैं। सड़कें बिल्कुल सीधी, ड्रेनेज सिस्टम इतना बेहतरीन कि पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन शहरों में कोई राजा या महल नहीं मिला। शायद ये दुनिया की पहली डेमोक्रेटिक सोसाइटी थी। लेकिन सिंधु सभ्यता सिर्फ शहरी प्लानिंग के लिए नहीं जानी जाती। यहाँ के लोग कला और शिल्प में भी माहिर थे। उनकी मुहरें, जिन पर अभी तक ना समझी जाने वाली लिपि है, दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए एक पहेली बनी हुई है। कांस्य युग में ये लोग ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जैसी कलाकृतियां बना रहे थे, जो आज भी हमें मंत्रमुग्ध कर देती हैं। फिर आया वैदिक काल, जब ऋग्वेद जैसे महान ग्रंथों की रचना हुई। ये सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं थीं, बल्कि उस समय के समाज, संस्कृति और विज्ञान का इनसाइक्लोपीडिया थी। वैदिक ऋषियों ने गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में ऐसी खोजें की जो आज भी रेलेवेंट हैं। शून्य की खोज, दशमलव प्रणाली और प्लास्टिक सर्जरी जैसी टेक्निक्स, ये सब हमारे पूर्वजों की देन है। उपनिषदों में जो दर्शन मिलता है, वो आज के क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से मेल खाता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ एक ही कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। ये बात आज के साइंटिस्ट्स भी कह रहे हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही से समझ लिया था। महाभारत और रामायण सिर्फ कहानियां नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, एथिक्स और गवर्नेंस के टेक्स्ट बुक्स हैं। भगवद गीता में जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, वो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अप्लाई होते हैं। अर्जुन का कंफ्यूजन और कृष्ण के सॉल्यूशंस, ये आज भी हर प्रोफेशनल की लाइफ में रेलेवेंट है। बुद्ध का आना एक रेवोल्यूशन था। उन्होंने कहा कि सच्चाई किसी बुक में नहीं, बल्कि अपने अंदर खोजनी होगी। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और कंपैशन के जो कॉन्सेप्ट्स बुद्ध ने दिए, वो आज पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं। सिलिकॉन वैली के सीईओ से लेकर हॉलीवुड के स्टार्स तक सभी बुद्धिस्ट फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं। महावीर ने अहिंसा का जो मैसेज दिया, वो सिर्फ जानवरों के लिए नहीं था। उन्होंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कही, सस्टेनेबल लिविंग की बात कही। आज जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से परेशान है, तब जैन फिलॉसफी की रेलेवेंस और भी बढ़ जाती है। मौर्य साम्राज्य के समय चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी ने दिखाया कि कैसे स्ट्रैटेजी और डिप्लोमेसी से एक एम्पायर बनाई जा सकती है। अर्थशास्त्र आज भी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। अशोक का ट्रांसफॉर्मेशन, एक क्रूअल वॉरियर से एक कंपैशनेट रूलर तक का सफर, ये दिखाता है कि इंसान कितना बदल सकता है। गुप्त काल को भारत का गोल्डन एज कहा जाता है। कालिदास की पोएट्री, आर्यभट्ट के मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और सुश्रुत के सर्जिकल टेक्निक्स, ये सब उस समय की अचीवमेंट्स हैं। नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज में दुनिया भर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। ये यूनिवर्सिटीज आज के हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से भी बड़ी थीं। दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य राजवंशों ने अपनी अलग पहचान बनाई। चोल राजाओं का नेवल पावर इतना स्ट्रांग था कि वो साउथ ईस्ट एशिया तक अपना इन्फ्लुएंस फैला चुके थे। तमिल लिटरेचर, क्लासिकल डांस फॉर्म्स और टेम्पल आर्किटेक्चर में जो रिचनेस दिखती है, वो आज दुनिया को इंस्पायर करती है। भारतीय मैथमेटिक्स की बात करें तो ब्रह्मगुप्त, भास्कर और माधव जैसे मैथमेटिशियंस ने ऐसे फॉर्मूलाज दिए जो यूरोपियन मैथमेटिशियंस को सेंचुरीज बाद पता चले। केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स न्यूटन और लिबनस से पहले डेवलप हो चुके थे। आयुर्वेदा और योग की परंपरा तो आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में जो मेडिकल नॉलेज है, वो मॉडर्न मेडिसिन के साथ परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता है। WHO भी अब ट्रेडिशनल मेडिसिन को रिकॉग्नाइज कर रहा है। भारतीय संगीत की परंपरा भी अनूठी है। राग रागनी की सिस्टम इतनी साइंटिफिक है कि हर राग का अपना मूड, अपना टाइम और अपना इफेक्ट होता है। तानसेन जैसे म्यूजिशियंस के बारे में कहा जाता है कि वो अपने संगीत से बारिश ला सकते थे, आग जला सकते थे। कला और आर्किटेक्चर की बात करें तो अजंता, एलोरा की केव्स, खजुराहो के टेम्पल्स और कोणार्क के सन टेम्पल जैसी मास्टरपीसेस आज भी इंजीनियर्स को हैरान करती हैं। बिना मॉडर्न टूल्स के कैसे इतनी प्रिसिजन से काम किया गया, यह आज भी एक मिस्ट्री है। भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी उस समय वर्ल्ड फेमस थी। मसलिन क्लॉथ इतना फाइन होता था कि पूरी साड़ी एक अंगूठी से निकल जाती थी। यूरोपियन ट्रेडर्स भारतीय स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स के लिए लड़ते रहते थे।
प्राचीन भारत की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी डाइवर्सिटी में यूनिटी। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग ट्रेडिशंस, लेकिन सबको जोड़ने वाली एक कॉमन फिलॉसफी, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया एक परिवार है। आज जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स हजारों साल पहले ही इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कर रहे थे। भारत से सिल्क रूट के थ्रू ट्रेड होता था, आइडियाज एक्सचेंज होते थे, कल्चर्स मिक्स होती थीं। प्राचीन भारत की ये लेगेसी आज भी हमारे साथ है, हमारी लैंग्वेजेस में, हमारे ट्रेडिशंस में, हमारी वैल्यूज में। जरूरत है सिर्फ इसे समझने की, इसे अप्रिशिएट करने की और इससे सीखने की। क्योंकि जो सिविलाइजेशन इतनी रिच हेरिटेज छोड़ गई हो, उसके डिसेंडेंट्स होने पर हमें गर्व होना चाहिए और साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील करनी चाहिए कि इस लेगेसी को आगे बढ़ाना है।